सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है ब्रेन। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो ब्रेन हमारा किसी एक बड़े सिस्टम का पार्ट है। जैसे कि आपने सुना होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो वैसे ही उसमें से एक हमारा नर्वस सिस्टम, उसका पार्ट है हमारा ब्रेन। इस चैप्टर का नेम अगर हम देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ना सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इन जनरल हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि हम प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। बिकॉज अगर हम देखें तो जो ब्रेन है उसका एक बहुत बड़ा रोल है इन दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्लियर इतनी चीज सभी को एक बार कंफर्म करेंगे कि सारी चीजें प्रॉपर हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम्म, ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ब्रेन, तो हम पढ़ेंगे ब्रेन, एक हम बोल सकते हैं मेन पार्ट। एक सेकंड, वॉइस टॉर्च काफी कम आ रही हुई नहीं। ठीक है, तो ब्रेन तो जस्ट एक पार्ट है हमारा इस टॉपिक का, बट मेन जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब ये जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन शॉर्ट सीएनएस में बोल सकता हूँ, एंड दूसरे को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसको बोलेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम दो चीजें पढ़ते हैं इसमें। एक तो होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, जो ब्रेन, ये टॉपिक यहाँ पे रखा ब्रेन, ठीक है, एंड दूसरा होता है इसका पार्ट स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर बात करें तो जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं, जितनी भी हमारी नर्व सेल्स होती हैं, वो इसका पार्ट होती हैं। अब ये नर्व सेल्स क्या होती हैं? तो एक्चुअल में जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, से बहुत सारी इस तरह से ऐसे वायर टाइप स्ट्रक्चर निकले हुए, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं? ये नर्व्स इन्फॉर्मेशन लेने और देने का काम करती हैं। एक्चुअल में हम, आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि नर्वस सिस्टम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें हम मेनली हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें वो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। उसी तरह अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका काम सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसी का ही है, एंड दैट इज कि बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब बॉडी में हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट हो गया, टच हो गया, फील हो गया, साइट हो गया, हियरिंग हो गया। ये सब हमारे 5 सेंसर्स होते हैं, जिनके थ्रू स्मेल हो गया, जिसके थ्रू हम पता लगा पाते हैं, इनपुट ले पाते हैं। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई, जैसे आप कंप्यूटर पर तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, दीज आर काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस। उसी तरह से तो ये बॉडी से, या फिर बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे, जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, देंगे ब्रेन को, और ब्रेन जो है उस पर रिएक्ट करेगा, और बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है आप गए बाहर किसी, ठीक है, बाहर गए आप, ठीक है, और आपको कोई दिख गया, दिल की धड़कनें तेज आपकी, है कि नहीं? दिल की धड़कनें तेज और एकदम चेहरा लाल, गुलाबी गुलाबी। लेकिन फिर साइड में आपने देखा कि इनके फादर भी साथ में, इनका भाई भी साथ में। अब जो है गुलाबी से पीला हो जाएगा आपका येलो फेस, और अब आप अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंख ने अब जो भी सिग्नल भेजा, उसके हिसाब से आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उस हिसाब से फिर आपने रिएक्ट किया। ब्रेन में भाई ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है कि भाई डेंजर है ये तो ये डेंजर है। ठीक है, तो आपने जब पहले सिर्फ एक पर्सन को देखा, तो आपके मन में अलग तरह का ख्याल आया कि भाई साइड में ओयो है और ऐसी ये सब चीजें ठीक है, तो आपके दिमाग में सारी चीजें चलने लगी कि कैसे आगे चीजें बढ़ाई जाए। लेकिन फिर आपने ये चीजें देख ली, तो फिर अलग तरह से आपका जो है आपका बॉडी का रिएक्शन हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपके सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन मिली ब्रेन को, फिर ब्रेन ने आपको बताया कि अब कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन पता है तुम्हें, स्पिरिचुअलिटी में एक इससे भी ऊपर चीज होती है कि यू आर नॉट योर ब्रेन, आप ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं ना। जैसे कृष्ण जी अर्जुन जी को बोलते हैं कि वो जो घोड़े हैं, ये ब्रेन इज लाइक घोड़े, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं आर लाइक घोड़े। ठीक है, ये भागते हैं विषयों की ओर, ये विषय है ये विषय है। तो जो हमारे घोड़े हैं वो समझ रहे हैं कि घोड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, तो यानी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो घोड़ों की तरह हैं, वो इसके पीछे भागेंगे। ठीक है, सेम हर चीज़ के लिए ट्रू है। ठीक है, मतलब मेल फीमेल सबके लिए ट्रू है, हर चीज़ के लिए ट्रू है। जैसे किसी खाने को देखा देखा उसने, तो उसका मतलब जो ये टंग है वो उसमें उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो आपके सेंसरी ऑर्गन्स भागेंगे, लेकिन आपको जो है सारथी बनना है अपने घोड़ों का, और अपने घोड़ों को वहाँ दौड़ाना है जहाँ आप चाहते हैं, आपका गोल है। ठीक है, तो ये अर्जुन, कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बोला था। ठीक है, तो ये घोड़े कौन है उनको देख लेते हैं। तो ये हैं वो 5 घोड़े। एक तो जो सुनता है, ठीक है, एक जो सुनाता है और मतलब टेस्ट करता है काफ़ी चीज़ों को, हैंड जो टच करता है, नोज जो स्मेल करता है, और आई जो देखती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इनको एक्चुअली क्या होता है, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। तो किसको क्या रिसेप्टर्स, कौन किसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हम आइज में अगर बात करें तो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये गेस करना कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका सुनने वाला पार्ट है, हियरिंग, इसमें आपके फोनो रिसेप्टर्स होंगे, फोनो रिसेप्टर्स होंगे, फोन। ठीक है, फोन से आप सुनते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। स्मेल से अगर बात करें तो इसमें आपके होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी। जो आपका टेस्ट होता है इसमें होते हैं गस्टेटरी। ठीक है, गस्टेटरी। एंड जो हैंड होता है इसमें होता है, इसको हम टैक्टाइल के नाम से भी जानते हैं, जिसको टच बोलते हैं, इसमें होते हैं हमारे थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स। इतनी चीज सभी को क्लियर? अभी मैंने आपको क्या बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वुड बी कि हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, और उसके दो प्रकार होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली में पढ़ेंगे एक ही के बारे में, मेन तो हमारा ब्रेन ही है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। एंड दूसरी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारी नर्व्स आती हैं। नर्व्स क्या होता है, जो हमारा सिग्नल लेने देने में सबका काम रहता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ। अच्छा, क्लास कब स्टार्ट हुई? बस अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेन है, दिस इज आर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, कल पढ़े थे नोटोकॉर्ड, है ना। तो नोटोकॉर्ड जिनमें मिलता है जिस भी फाइलम में, तो फाइलम को हम किस नाम से जानते हैं, कोई बताना चाहेगा? या फिर आईपीएल में कल पूरा दिमाग लगा हुआ था, तो नर्व्स। ठीक है, ये नर्व्स निकलती हैं ऐसे। क्लियर इतनी चीज सभी को? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने भी पढ़ा दो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल पेरिफेरल, उसमें सेंट्रल के दो पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें
हमें ये 3 पार्ट निकाले ना, हमें इसमें सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ना है यहाँ पे हमें। तो ब्रेन में आते हैं। अब ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में इतना सबको पता होगा कि ऊपर जो है इसके 2 पार्ट अगेन हम बोल सकते हैं। एक तो जो कठोर हिस्सा है ऊपर हमें दिखता है एकदम हार्ड, और ये पहले आंसर देता हूँ मैं, नहीं तो मेरी दिमाग जो शांत रहेगा। ये नोटोकॉर्ड जो आपको देखने को मिलता है उनको बोलते हैं कोर डेटा। ये चुरा ले गए थे डेटा को, चोर डेटा है ये, ठीक है। चलो, तो ये नोटोकॉर्ड होते हैं हमारे, जिसमें कि हमारे वर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो सॉलिड पार्ट होगा ऊपर, खोपड़ा जिसको बोलते हैं, कपार जिसको बोलते हैं हमारे गाँव में कपार, ठीक है। तो वो होता है, उसमें स्कल होती है, वो जो बोन होती है ना, वो स्कल होती है। वो बोन होती क्यों है? वो जो स्कल है ये होती इसलिए सो दैट ये जो सॉफ्ट पार्ट है, ये जो ब्रेन का सॉफ्ट पार्ट है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये जो स्कल है, स्कल में ये क्या है? बोन्स है। ये क्या? हड्डी है, हड्डियों का पूरा ढांचा है। इसमें टोटल 22 हड्डियां आती है, 22 बोन्स आती हैं। 14 होती हैं आपकी फेसियल, जो फेस में होंगी, यानी चेहरे की हड्डियां। और इसमें से जो 8 हड्डियां होती हैं वो होती हैं आपकी क्रेनियल, जिनको बोलते हैं कपाल की हड्डियां, ठीक है। क्रेनियल, फेसियल एंड क्रेनियल। अभी फेसियल क्रेनियल का मतलब है क्या? तो ये भाई फेसियल बोन्स है, जैसे आपकी जॉ बोन हो गई, आपकी नोज में, आपकी आईज में, ठीक है। तो ये सारा जितना फेस में आपका पूरा बोन है ना, ये आप देख लो, नेजल में 2, लैक्रिमल में, आंख वाले में ना, लैक्रिमल ग्लैंड से तुम्हारे आंसू रिलीज करते हैं। ग्लैंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है। प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। आपका पैलेंटीन, ज़िगोनाटिक, वोमर, ये सब आपके क्या होते हैं, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कितने कितने होते हैं, बस इतना याद रखो। 14 फेशियल होती है और 8 यहाँ पे क्रेनियल होंगी। क्रेनियल मतलब कपाल की, मतलब कि जो सिर के ऊपर वाला भाग है, वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं कपाल की हड्डियाँ, ठीक है। अब सॉफ्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब सॉफ्ट पार्ट पे जब हम आएंगे ना, तो यहाँ पे हमें पता है क्या देखने को मिलेगी। ये जो हमारा सॉफ्ट पार्ट है, ये बड़ा फैटी है, फैट का बना हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा फैटी है, ये जो हमारा ब्रेन होता है। तो ये जो आप ये लेयर देख पा रहे हो ना, जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये वाली ब्रेन, इसको, इस लेयर को बोलते हैं मेनिंजिस। क्या बोलते हैं इसको? मेनिंजिस, मेनिंजिस, ठीक है। ये आप ऊपर देख पा रहे हैं स्कल है, स्कल, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं मेनिंजिस। अब मेनिंजिस का जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्यूरा मैटर, यानी कि मेनिंजिस और स्कल के बीच में ये एक तरह का आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। वैसे ये भी होता है, अरेक्नॉइड भी होता है, पिया मैटर भी होता है, लेकिन वो आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। ये सब आपको देखने को मिलेगा किसके ऊपर? मेनिंजिस के ऊपर। और ये क्यों होते हैं? सो दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ऐसा ना हो कि भाई जो एकदम सॉलिड पार्ट और एकदम सॉफ्ट पार्ट है वो आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहें। तो उसके बीच में एक सेमी सॉलिड टाइप आप चीज़ मान सकते हो, जिसमें जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। नीचे अरेक्नॉइड होता है, उसके नीचे पिया मैटर होता है। क्लियर इतनी चीज़? स्कल देख लिया और थोड़ा सा मेनिंजिस। अब यही एक अपने डिजीज़ का नाम हो सकता है, सुनो, मेनिंजाइटिस। ये जो मेनिंजाइटिस करके जो डिजीज़ है तब होती है जब कुछ बैक्टीरियल या फिर कभी कभी वायरल और फंगल भी इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मेनिंजिस में, जिसकी वजह से मेनिंजिस में स्वेलिंग आ जाती है और उस डिजीज को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्लियर इतनी चीज़? अब ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेता है कि जैसे ब्रेन का वेट कितना होता है। तो ब्रेन का जो वेट होता है रफली 1400 ग्राम होता है। देखो कितना, मतलब रफली 1.5, मतलब 1.5 केजीज अगर हम देखें तो, है कि नहीं? रफली 1 किलो ही है, अगर हम देखें 1.5 किलो के समथिंग। यानी कि अगर हम ह्यूमन बॉडी से अगर कैलकुलेट करें तो रफली आपका पता है ये 2% के समथिंग आता है, ठीक है। 2% के समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज का अगर हम बात करें तो 70 किलो का एक एवरेज अडल्ट का वेट होता है, 70 किलो का। तो इसका 2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2% निकालेंगे तो कितना आएगा? डेढ़, ऐसा ही 1.4 केजीज ही आएगा अगर आप निकाल के देखोगे 2%। तो अगर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ब्रेन है पूरे हमारे बॉडी मास का 2% है। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो ये मेल्स में होता है, मतलब ये चीज़ सरप्राइज नहीं है, जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये फीमेल्स में होता है 1300 ग्राम, मतलब थोड़ा सा कम होता है। अब मुझे पता है तुम लोग किस तरह कमेंट करोगे, खासकर बॉयज, लेकिन मैं बता दूं कि वो इन जनरल होता है। जैसे कि जो फीमेल्स होती है उनका वेट कम होता है, तो भाई वेट कम होता है तो फिर कहाँ से कम होता है? जैसे कि कुछ ग्राम हो गया, 100 ग्राम, या ब्रेन से कम हो गया, थोड़ा सा हार्ट से कम हो गया, मतलब डिफरेंट ऑर्गन का मिला मिला के थोड़ा 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 ओवरऑल थोड़ा सा कम हो जाता है फीमेल्स का वेट, इसीलिए होता है वो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं होता कि मतलब कम दिमाग होता है और वो फिर स्कूटी से जाएंगे तो पैर लगाएंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें रिलेट नहीं करनी आपको, ठीक है। एंड जो एक ये तो अडल्ट की बात हो रही है, ठीक है। वैसे अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे तो रफली 300 ग्राम, 300 से 400 ग्राम ऐसा वेट होता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, डीप ब्रीथ करने के लिए। क्यों? क्योंकि भले 2% ऑफ बॉडी वेट है, लेकिन 20% ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज लेता है बॉडी का। जो भी आप खाते हैं तो ग्लूकोज उससे मिलता है, जो भी आप सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन मिलती है। तो 20% ब्रेन, तो इसीलिए अगर ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन अगर बॉडी में रुकेगी तो सबसे पहले ब्रेन इज द ऑर्गन विच गेट्स अफेक्टेड, क्योंकि 20% उसको चाहिए, मतलब 2% है बॉडी मास का, लेकिन 20% चाहिए, तो इसीलिए इनहेलेशन करते रहें, ठीक है। मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, सो दैट मैं रिकॉल करता हूँ चीज़ों को, है ना। क्यों? अभी आज इस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें मेरे या फिर आपके दिमाग में स्टोर्ड हैं तो वो कहाँ पे स्टोर्ड हैं, वो आज आपको पता चलेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली आप इनहेलेशन करते रहेंगे, ठीक है। मैं तो साथ साथ डीप इनहेलेशन नहीं कर सकता बिकॉज मुझे बोलना भी होता है, इसलिए मैं डीप इनहेलेशन कर लेता हूँ बीच में। उससे अगर आपको थोड़ा वियर्ड लगता हो तो फिर लगता है क्योंकि वो जरूरी है मेरे लिए, है ना। आपके लिए भी जरूरी है, लेकिन आप तो कर सकते हैं क्योंकि आपको तो कंटिन्यूअसली बोलना नहीं है ना। खैर, अभी आते हैं आगे। अब ये साइनैप्स क्या है सर? साइनैप्स तुम्हें पता है क्या है? ये 2 न्यूरॉन के बीच का गैप है। सर न्यूरॉन क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूरॉन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूरॉन ये सेल है एक, हमने पढ़ा था ये लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में, सबसे लंबी है और मेल्स में सबसे बड़ी है। लॉन्गेस्ट सेल है इन जनरल इन ह्यूमन बॉडी, और लार्जेस्ट है इन मेल, लार्जेस्ट है मेल में, क्योंकि ओवरऑल लार्जेस्ट तो ओवम होता है ना, जो कि फीमेल में, मेल में तो होता नहीं है। तो फिर मेल में क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और इन जनरल भी फीमेल्स और मेल दोनों में लॉन्गेस्ट लंबी न्यूरॉन होती है। ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम, वो न्यूरॉन सेल से ही बना हुआ है। न्यूरॉन सेल्स, अब इनकी खास बात पता है क्या होती है? वैसे हमने पढ़ा था सेल डिवाइड होता है सर, जैसे पुरानी सेल से नई सेल बन गई, पुरानी सेल से नई सेल बन गई। इनके साथ खासियत होती है पुरानी सेल से नई सेल नहीं बना पाती, एक बार बन गई तो बन गई। तभी किसी के ब्रेन में चोट लग जाती है, ब्रेन हैमरेज होता है, कुछ भी होता है, तो परमानेंट वो हमेशा के लिए हो जाता है, वो खत्म, उसका मतलब मेमोरी खत्म हो जाएगा या फिर मूवमेंट, क्योंकि अभी हम देखेंगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो कोई मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी पार्ट अफेक्ट हो गया सो हो गया, वो परमानेंट फिर हो जाता है वो इफेक्ट, ये होता है। न्यूरॉन सेल से डिवाइड नहीं कर पाते हैं खुद को, तो ये एक बेसिक यूनिट हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट हमारी लाइफ की सेल है और ये टाइप की सेल ही है। इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि डेंड्राइट, जो कि रिजेंबलिंग लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखा की तरह लग रहे हैं। देन सेल बॉडी, इसी को हम साइटोन के नाम से भी जानते हैं। देन ये न्यूक्लियस है। देन ये पूरी जो आपको, मतलब मैंने आपको इसको एक एनालॉजी ड्रॉ करी थी फ्रॉम अ प्लांट। तो प्लांट में डिफरेंट ब्रांचेस हो गई। ये प्लांट की हमारी वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक, ठीक है। ट्रंक ये हो गया, एंड ये इसके नीचे जो गई, जो एक्सन टर्मिनल है, इसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वहाँ पे जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे सेल वाला, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई थी, माइलिन शीट और नोड ऑफ रैनविल, थोड़ा समझ लो, इतना कुछ डीप वाली चीज़ नहीं है, ये पूरी चीज़ एक्सन है। हाँ, एक्सन में एक जैसा जैसे वायर होता है ना, हमारा कॉपर वायर, जो भी एल्यूमिनियम वायर, तो उसमें कोटिंग होती है प्लास्टिक की,
माइलिन शीथ, वही कोटिंग होती है माइलिन शीथ जो श्वान सेल बनाते हैं। श्वान सेल मैंने आपको बताया था ये ग्लायल सेल्स का पार्ट होता है, जैसे न्यूरॉन सेल्स हैं वैसे ग्लायल सेल्स होती है, तो एक तरह की ग्लायल सेल्स हैं श्वान सेल, यही घूम घूम के बनाती है माइलिन शीथ जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से एक्सन को, है ना, जैसे प्लास्टिक अराउंड दी तार प्रोवाइड्स दी इंसुलेशन टू दी तार, है ना, जो वायर है। नोड ऑफ रैनवियर है, ये जो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर, और ये जो नीचे खत्म हो रहा है न्यूरॉन ये एक्सन टर्मिनल है। अब यहाँ से अब ये न्यूरॉन जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे यहाँ से चल के आई इन्फॉर्मेशन, यहाँ से चल के यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये डेंड्राइट को ट्रांसफर करेगा, ये वाला न्यूरॉन फेंक के मारेगा, तो ये जो बीच में थोड़ा सा गैप है ना एक न्यूरॉन और एक न्यूरॉन के एक्सन टर्मिनल और दूसरे के डेंड्राइट यानी एक के पैर और दूसरे के सिर के बीच में जो छोटा सा गैप है उसको बोलते हैं सिनैप्स। क्लियर है चीज सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? देन हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक चीज ध्यान रखना कि ये रफली आपका 60% फैट का बना होता है। सर आप स्मार्ट बोर्ड पे कब से स्टार्ट कीजिएगा? बस कल से। स्मार्ट बोर्ड पता मैं जानबूझ के नहीं पढ़ाता हूँ, तुम लोग को साइंटिफिक रीजन नहीं पता इसके पीछे का। साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप उस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हो एंड इट इज ट्रू, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट इज ट्रू ऑल्सो, कि जैसे कि जब आपको अगर मान लो कोई कुछ कह रहा है और उस पर एकदम फोकस करना है तो उसकी तरफ देखिए मत। यूजुअली हम उल्टा समझते हैं कि भाई अगर मैं आँख से आँख मिला के तुमसे देख रहा हूँ दैट मींस कि मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। अगर मैं तुम्हारे आँख से साइड या फिर आँख बंद कर लूँ और फिर तुम्हारी सिर्फ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को लूँ, 5 सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना, यानी कि मैंने अब 5 सेंसरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो जो अपने साइड वाला है आँख वाला वो बंद कर दिया, फोटो रिसेप्टर्स को बंद कर दिया, तो वहाँ से तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं रही, तो जो आ रही है ऑडिटरी के थ्रू आ रही है, ठीक है, ऑडिटरी ले रहे हैं आपके और ये ब्रेन को पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचाएंगे। लेकिन अगर आपने जितने ज़्यादा सेंसरी रिसेप्टर से काम करवाया उतनी ही कम इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं नहीं लेता हूँ, नहीं तो फिर लेने को तो मैं ले लूँ, सो दैट आप चीज़ें ज़्यादा सीखें। जी चलो आते हैं अभी, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन पे आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन पढ़ते हैं अभी। तो ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं सर मैम, ठीक है, 3 पार्ट में। एक तो आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। आगे वाले को बोलते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, बीच वाले को बोलते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले को बोलते हैं हिंड ब्रेन दैट इज पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, अग्र मध्य पश्च, ठीक है। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे सर फोर ब्रेन में? फोर ब्रेन हम तीन इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, 3 हिस्से होते हैं इसके। एक तो पढ़ेंगे सेरिब्रम, दूसरा होता है इसका थैलेमस, और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर इतनी चीज? फिर आएगा हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का ऐसा कोई हम पार्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मिड ब्रेन। एंड देन उसके बाद अगर हम आए तो हम आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, हिंड ब्रेन के होते हैं हमारे 3 पार्ट। वो 3 पार्ट क्या क्या है? एक तो होता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है, एक होता है हमारा सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसको कि मेरू मज्जा के नाम से जानते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड तीसरा होता है आपका पॉन्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आप चाहे देख भी सकते हैं, नहीं तो हम आगे भी देखेंगे जी, ठीक है। आगे का सेरिब्रम, यहाँ पे आपका देख रहे हैं सेरिबेलम है, यहाँ पे आपका पॉन्स है, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, एंड देन यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी आते हैं और पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। सबसे पहला दैट इज फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। फंक्शन नहीं पढ़ना है, याद करो टिश्यू वाला चैप्टर जब हम आ रहे थे परमानेंट टिश्यूज को, तो मैंने फंक्शन याद करने नहीं बोला था, मैंने बोला था कि जो आपके परमानेंट टिश्यू है उसमें आप पढ़ोगे सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल में आप पढ़ोगे कि पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्लेरेन्काइमा, देन कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम। तो जब आप उनके पढ़ोगे फंक्शंस तो आपको अपने आप जनरलाइज हो जाएंगी चीजें कि भाई इनका ये जो पूरा परमानेंट टिश्यूज का क्या फंक्शन होगा, है ना। चलिए तो हम आते हैं फोर ब्रेन में 3 पार्ट मैंने बताया, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले सेरिब्रम, ब्रैकेट में लिखा हुआ मेमोरी इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट बस मेमोरी आपको याद रखना है। सेरिब्रम जो है मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन, सिर्फ फोर ब्रेन का ही नहीं पूरे ब्रेन का भी लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, पूरे ब्रेन का भी। ये लगभग आप ये मान के चलो कि जो पूरा ब्रेन है उसका 2/3 जो पार्ट है वो सेरिब्रम का ही बना हुआ है। सेरिब्रम को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इसका जो आगे का हिस्सा है फ्रंटल लोब बोलते हैं, ठीक है, नीचे का टेम्पोरल लोब, ऊपर का पैराइटल लोब और पीछे का ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। अब यहीं पे जो टेम्पोरल वाला है, जो नीचे वाला है, यहीं पे आपका लोकेटेड है इस हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस करके एक जानवर होता है जिसको समुद्री घोड़ा बोलते हैं, सुना आपने हिप्पोकैम्पस? हिप्पोकैम्पस शेप का ये एक टेम्पोरल लोब में सेरिब्रम में लोकेटेड होता है ये पार्ट, जो क्या करता है, जो करता है मेमोरी को स्टोर। तो मेमोरी का जो स्टोरेज होता है वो पीछे की तरफ होता है हिप्पोकैम्पस में, ठीक, क्लियर इतनी चीज? तो सेरिब्रम का मेन काम क्या होता है सर? ये पूरी तरह से मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको कितनी चीजें याद रहेंगी, कितनी नहीं याद रहेंगी, ये सारा कुछ डिटरमाइन करता है हमारा कौन? सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क के नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 लोब्स कौन सी है? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। टेम्पोरल लोब में ये हमारा हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर आपको मेमोरी अच्छी करनी है तो सेरिब्रम को बढ़िया तेज करिए अपने। थैलेमस पे आते हैं जिसका दूसरा पार्ट है, ये पेन एंड सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में ये जो थैलेमस है हमारी 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। एक तो हो गया हमारा जैसे कि सेंसेशन है, तो सेंसेशन किससे होता है? हमें सेंसेशन होता है त्वचा, त्वचा से, दैट इज टेक्टाइल, दैट इज टच। दूसरा होता है हमारा टच के अलावा नोज, एंड तीसरा होता है हमारा टच हो गया दैट इज स्किन को कंट्रोल करेगा, स्किन वाला हो गया, नोज कंट्रोल करेगा, एंड आपका टंग को कंट्रोल करेगा, नहीं जीभ को, ठीक है। तो थैलेमस एक तरह से जो हमें आउटर सेंसेशन होते हैं, पेन एंड सेंसेशन, जैसे कि अगर मैंने छुआ एकदम से मुझे बहुत गर्म लगा तो वो थैलेमस की वजह से हुआ। कोई कुछ भी लगा मुझे, मैंने छुआ तो मुझे पता चल गया, मेरी आंखें बंद, मैंने किसी को टच किया है ना, लोग तो चेहरा टच करके ही बता देते हैं कि कौन है ना। तो वो चीज़ कैसे हो पाती है? वो चीज़ थैलेमस कैसे हो पाती है? क्योंकि वही सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, जो भी हो गया वो सब सेंसेशन थैलेमस देता है।
हाइपोथैलेमस क्या देता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ये हार्मोन भी रिलीज करता है, यहाँ पे ग्लैंड होता है, हम आगे पढ़ेंगे ग्लैंड में। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप, यानी कि भूख, प्यास, नींद, जितनी अंदर की चीजें हो रही हैं बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है बॉडी में तो हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सो दैट वो किल हो सके, और उसी को हम फीवर बोलते हैं। तो फीवर एक अच्छी चीज होती है जिसकी वजह से हमारा जो अगर हमने कोई फॉरेन चीज एंटर करी है विच इज अनवांटेड तो वो किल हो जाती है उसके थ्रू। तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, यानी प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ठीक है, नींद लग रही है, वो सब हाइपोथैलेमस देखता है। यानी अंदर की चीजें हाइपोथैलेमस, थैलेमस देखता है बाहर की चीजें, बाहर जो चीज तुम टच करोगे, एंड सेरिब्रम मेमोरी को देखेगा, एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट नॉट ओनली ऑफ फोर ब्रेन बट आल्सो ऑफ द कंप्लीट ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। तो सर मिड ब्रेन बहुत छोटा सा है, सबसे छोटा है। मैं आपको अगर ऑर्डर बताऊं इसमें से, जो मैंने आपको बताया ना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तो अगर इसमें मैं ऑर्डर बताऊं आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा तो फोर ब्रेन होता है, देन उसके बाद आपका हिंड ब्रेन एंड देन मिड ब्रेन, है ना, आगे का, पीछे का और बीच का, ठीक है। अभी आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे, मिड ब्रेन पे। तो सबसे छोटा होता है, फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट्स आई मूवमेंट एंड पीपल डायलेशन। मतलब इसका ये है कि आई का मूवमेंट एंड पीपल डायलेशन, ये होता क्या है, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो हमारी पुतली होती है, आंख की जो पुतली होती है पीपल, जिसको कि जो क्या कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, कितनी रोशनी अंदर जाएगी नहीं जाएगी, वो पीपल पुतली कंट्रोल करती है, जिसको कि जिसकी डोर किसके हाथ में होती है, आइरिस के हाथ में होती है, और आइरिस ही हमारा कलर ऑफ द आई को डिटरमाइन करता है, ब्लू आई होगी, ब्राउन आई होगी, ब्लैक आई होगी, वो आइरिस से डिटरमाइन करता है, मैंने देखा था, ठीक है। तो अब ये जो पीपल है, ये आपके विल से तो वो होगा नहीं कि भाई आप बोलोगे डायलेट हो जाओ, थोड़ा सा डायलेट हो जाओ तो डायलेट हो जाएगा, थोड़ा कॉन्टैक्ट हो जाओ तो कॉन्टैक्ट हो जाओ ना, अपने हिसाब से होगा। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है उसको। ट्रांसमिट्स इन्फॉर्मेशन फॉर विजन एंड हियरिंग, विजन एंड हियरिंग, टच हो गया था, नोज हो गया था, टंग हो गया था, तीन सेंसरी ऑर्गन्स थैलेमस देख रहा है, बाकी के दो मिड ब्रेन देख रहा है, विजन एंड हियरिंग। विजन में ही तो आपका ये आई मूवमेंट एंड पीपल डायलेशन आता है, क्लियर इतनी चीज। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दैट इज हिंड ब्रेन, जिसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तीन पार्ट होते हैं सर, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको कि हम मेरु मज्जा के नाम से भी जानते हैं। सेरिबेलम को सेरिबेलम बोलते हैं, पॉन्स को पॉन्स ही बोलते हैं, पॉन्स है सर वो, ठीक है। सेरिबेलम की अगर बात करें तो ये कंट्रोल करता है पॉस्चर एंड बैलेंस को। सिंपली अगर आपको बताना चाहूँ तो भाई जो लोग पी लेते हैं बहुत ज़्यादा तो उनका ये इफेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए वो बैलेंस बना नहीं पाते और सुबह आपको नाली में मिलते हैं वो, ठीक है। तो और वो फिर उससे ये होता है कि क्योंकि सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है पॉस्चर एंड बैलेंस के लिए, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पी ली तो फिर सेरिबेलम आपका इफेक्ट होता है, देन आप पॉस्चर एंड बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपने अल्कोहल कंजम्पशन कर लिया तो अल्कोहल किस पार्ट ऑफ द ब्रेन को इफेक्ट करता है, सेरिबेलम को, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। अब सेरिबेलम जो है इसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं ना, एक आपने मूवी देखी होगी नाना पाटेकर की, इधर मत मारो पीछे मत मारो, छोटा दिमाग होता है। तो पीछे ये है, पीछे सेरिबेलम, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं। छोटा दिमाग इसलिए बोल देते हैं कि ब्रेन की तरह ही लगता है, थोड़ा ब्रेन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है, छोटा सा ब्रेन लगता है हमें, तो लिटिल छोटा दिमाग बोलते हैं, लिटिल ब्रेन बोलते हैं। दूसरा हमारा, हाँ जी, पॉन्स, ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, बस इतना ही काम है ये पॉन्स है जो ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है विद द स्पाइनल कॉर्ड। एंड तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेरु मज्जा जिसको बोलते हैं, ये रहा मेरु मज्जा, ठीक है। लोकेशन से इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन है क्या कंट्रोल करता है, एएनएस। व्हाट इज दिस एएनएस? एएनएस इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारी विल पे नहीं है, वो चीज हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे टिश्यूज वाला चैप्टर, तो वहां पे हमने देखी थी मसल सेल्स। मसल सेल्स में हमने तीन तरह के सेल देखे थे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो भाई कार्डियक एंड जो स्मूथ वाली थी वो हमारे इनवॉलंटरी थी, हमारे कंट्रोल में नहीं थी, बट स्केलेटल वाले हमारे कंट्रोल में थी, राइट, हमने पढ़ा था। और इसमें से ब्रांच कौन सी थी जरा बताइए। तो हार्ट बीट हो गया, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। ये वो प्रोसेस होता है जिससे हमारा जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन लेके एनर्जी बनाती हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जो रेस्पिरेशन है। तो जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है सर, ये भी तो नहीं है कंट्रोल में पीपल, बिल्कुल, तो वो अलग से मैंने बता दिया मिड ब्रेन में। इसके अलावा जितनी चीज़ें, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, या फिर डाइजेशन ले लो तुम, डाइजेशन भी हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा। ब्रांच होती है आपकी कार्डियक सेल, हमने पढ़ा था, ठीक है, ब्रांच होती है, राइट, एंड यूनिन्यूक्लिएट होती है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर दीजिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन। खत्म हो गया हमारा ब्रेन। अब आते हैं प्लांट हार्मोन्स पे। आरसीबी विन नेक्स्ट मैच, यहाँ लड़े पड़े, आरसीबी विन नेक्स्ट मैच, और आरसीबी किंग है, ये है वो है, बिल्कुल स्नीजिंग, कफिंग, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना। अच्छा एक चीज़ आपसे पूछते हैं, रोहित फर्स्ट डे है क्या, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वैसे ये बैच की वीडियोस हैं, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ मुझे आपसे यहाँ पे डिस्कस करनी थी, यहाँ पे कहाँ गया वो फिगर, ये रहा वो फिगर। तो स्पाइनल कॉर्ड होती है, पता है स्पाइनल कॉर्ड में ये देख पा रही है, ये इसको ऐसे टेल टाइप निकली रहती है, इसको बोलते हैं कॉकिक्स बोन, ठीक है, कॉकिक्स, ये पीछे है, ठीक है, पीछे बेटा, आगे नहीं, कॉकिक्स बोन है ये। अब ये जो कॉकिक्स है ना, इसको टेल बोन के नाम से जानते हैं, ये माना क्या जाता है एक्चुअल में कि भाई हम पहले एप्स थे ना, बंदर थे, तो बंदरों की पूंछ होती है, तो वही पूंछ अब छोटी हो गई है, वो वही पूंछ कि हम इवॉल्व कर गए ह्यूमंस, हम होमोसेपियंस थे, वी वर होमोसेपियंस, है ना, हम इस जीनस और इस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर है, अगर हम बात करें तो टेल जब नहीं रही, टेल इवॉल्व हो गई हमारी, ठीक है। अब ये टेल, ये एक्चुअल में वो टेल का ही जरा सा पार्ट है, कॉकिक्स बोन। इनको हम, ये हमारे क्या किसी काम की है, नहीं बिल्कुल काम की नहीं है। तो इसलिए ऐसे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो किसी का कुछ काम नहीं उनका, उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दैट इज ये रेमिनेंट्स हैं। रेमिनेंट्स का मतलब है किसी काम के नहीं है ये, ठीक। इसके अलावा जैसे कि हमारे कान, कान आपने देखा होगा, कान में बाली पहनते हैं, ठीक है, ये पिन्ना बोलते हैं इसको, पिन्ना भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है सर, उसमें तो बाली पहनते हैं, अरे वो ऐसे थोड़ी ना बाली नहीं पहनोगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वही है, पिन्ना बोलते हैं इसको। आपकी जो अक्कल डाल होती है, विजडम टीथ इसको बोलते हैं, ये भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका भी उससे बहुत सबसे अंदर होता है, इसका भी इतना कोई पार्ट नहीं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ध्यान रखना कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स को हम किस नाम से, मतलब क्या है ये, मतलब विजडम टीथ, टेल बोन है और पिन्ना ये हमारे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। इनको हिंदी में बोल सकते हैं अवशेषी अंग, ठीक है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अवशेषी अंग बोल सकते हैं, क्लियर है चीज़। तो अभी आ जाते हैं सर मैम प्लांट्स हार्मोन्स पे। सर प्लांट हार्मोन क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ने बिकॉज प्लांट बगल में रो रहा था, एक प्लांट बेबी मेरे, ठीक है, बोल रहा था मतलब क्या हम, मतलब कि प्लांट किंगडम पढ़े, एनिमल किंगडम पढ़े, ठीक है, हमारा तो तुम कुछ पढ़ा ही नहीं रहो, तो फिर मैं चलो क्यों ना प्लांट हार्मोन से स्टार्ट किया जाए, पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स भी, हम ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे, बिकॉज उसमें मुझे आपको ग्लैंड समझाना पड़ेगा, इसलिए पहले प्लांट हार्मोन्स खत्म कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स दो कैटेगरी के होते हैं सर, एक जो ग्रोथ रिलेटेड होंगे, मतलब कि प्लांट को बढ़ने में हेल्प करेंगे, और एक वो जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, बेचारी के ग्रोथ को मारेंगे, है ना।
स्ट्रेस हार्मोन बोल सकते हैं इनको। स्ट्रेस हमें क्या करती है? स्ट्रेस हमें ग्रोथ में हेल्प नहीं करती है। तो प्लांट हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन देखेंगे ऑक्सिन, इसको ग्रोथ हार्मोन है एंड इट इज इन्वॉल्वड इन दी फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है ये। अब कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, वैसे फोटोट्रोपिज्म हम आगे पढ़ेंगे। अब एक्चुअली ऐसे इन्वॉल्व होता है, देखिए जो ऑक्सिन होता है ना ये आपको टिप्स में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा सर? टिप्स में। जैसे कि आपको याद हो जब टिश्यूज पढ़ रहे थे तो वहाँ देखे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विभिज्योतक ऊतक प्लांट्स में, तो फिर वहाँ पढ़ा था मैंने एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल पढ़ा था। तो एपिकल कहाँ था? टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स पे थे, तो वही वैसे ही ये टिप्स में होंगे। तो ये हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, इसकी आदत होती है कि ये लाइट से दूर भागता है। तो ये जैसे मान लो कि ये है हमारा सन, तो लाइट का सोर्स होता है इनके लिए, तो ये लाइट है, तो ऑक्सीजन बोलेंगे भागो 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 पीछे की ओर भागो, जहाँ पे डार्कनेस है तो सारे पीछे की ओर भाग जाएंगे। तो खुद ही सोचो ये जो टिप है, अब यहाँ पे सारे क्या आ गए? ऑक्सीजन हार्मोन सारे तो यहाँ आ गए। तो ग्रोथ इस साइड ज़्यादा होगी, इस साइड ज़्यादा नहीं होगी। तो जब इस साइड ग्रोथ ज़्यादा होगी तो प्लांट ऐसे करके झुक जाएगा, ऐसे करके झुक जाएगा लाइट की तरफ। इसी को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। क्लियर? ऑक्सीजन कहाँ होता है? टिप्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे होता है। जिब्रेलिन को कंपेयर कर सकते हैं आप इंटर कैलोरी। अगर देखिए सारी चीजें कनेक्टेड, अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं लिया तो फिर आप बोलोगे इंटर कैलोरी क्या होता है, लिया तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटर कैलोरी देखा था, इंटर कैलोरी नोट्स बीच बीच में प्रेजेंट है भाई। अगर बकरी आई खा गई ऊपर वाला, एपिकल नहीं रहा, तो इंटर कैलोरी तो ग्रोथ करवा देगा। तो वैसे जिब्रेलिन टाइप समझ सकते हो, बीच बीच में होता है, बीच बीच में, ये मतलब स्टेम में होता है सर, स्टेम में होता है प्रेजेंट। वो टिप्स में होता है, स्टेम में होता है। जैसे कि मान लो ये एक तना, ये एक मतलब नोट्स मान लेते हैं, मान लो मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए स्टेम में, तने में, तो ये जो है धीरे धीरे दूर जाते जाएंगे, जो दूर जाते जाएंगे। रीजन जिब्रेलिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन है, जो कि बस प्रेजेंट अलग जगह होता है। जैसे ऑक्सीजन है प्रेजेंट अलग जगह, जिब्रेलिन अलग जगह, दोनों रिस्पांसिबल ग्रोथ के लिए है। जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन के लिए भी रिस्पांसिबल होता है। जो जर्मिनेशन को मतलब बोलते हैं, जो सीड वगैरह का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। हिंदी में अंकुरण बोलते हैं, अंकुरित जो होता है। और फ्लावरिंग, जो फ्लावर्स वगैरह आते हैं वो भी जिब्रेलिन की वजह से ही आते हैं। जो आपका फ्रूट में इलॉन्गेशन होता है, फ्रूट इलॉन्गेशन, जैसे अगर मान लो कोई फ्रूट है, मान लो लगा है, मान लो कि सेब लगा है, ठीक है, संतरा लगा है, उसमें जिब्रेलिन छिड़क दो ऊपर से तुम, वो फ्रूट बड़ा हो जाएगा। बड़े बड़े तुमने हो सकता है फ्रूट देखे हो, आर्टिफिशियली भी किए जाते हैं, ऊपर से छिड़क दो तो फ्रूट बड़ा हो जाता है वो, ठीक है। अब आते हैं साइटोकिनिन पे। साइटो इज द रूट वर्ड फॉर सेल, किनिन इज द रूट वर्ड फॉर डिवीजन। तो बस सर ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, मतलब कि जो नई सेल आती है प्लांट में, न्यू सेल इन प्लांट्स, वो इसी हार्मोन की वजह से आ पाती है। जो हमारे प्लांट में ब्रांचिंग होती है ना, खूब सारी ढेर सारी शाखाएं देखने को मिलती है, वो भी इसी की वजह से ही, साइटोकिनिन की वजह से होती है। तो ये 3 हमारे ग्रोथ हार्मोन हो गए। अब आते हैं वो जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एंड दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। बताने की जरूरत है नहीं, ग्रोथ को मतलब ग्रोथ को मारता ही बस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, जो कि एक गैसियस हार्मोन है, ना तो ये ग्रोथ करवाता है ना तो ग्रोथ मारता है। करता क्या है? ये करता है आपका, इसका नाम है आपका इथाइलिन। ये करता है फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प, फलों को पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम बढ़े हार्मोन्स इन एनिमल्स की तरफ से। और पानी भी पीते रहा करें, पानी भी ऑक्सीजन होता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन अगर चाहिए। मुशराफ हुसैन पूछ रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड मिड ब्रेन के फंक्शन का डिफरेंस क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा सारे एएनएस को कंट्रोल करता है, एक्सक्लूडिंग पीपल। प्यूपिल का जो साइज वगैरह होता है वो मिड ब्रेन का फंक्शन होता है, क्योंकि वो ऑडिटरी और सेंसरी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल, ऑडिटरी और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, सुनते हैं और जो देखते हैं उसको छोड़ के हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सब कुछ वो हमारा देखता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। सर लास्ट में मैमल्स क्लासिफिकेशन बता देना एक बार, क्यों कल पढ़ा तो था सर, ब्रेन बड़ा छोटा था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। मोहिनी यूज मौसी फॉर 20% डिस्काउंट, बटा निशान बहुत पहले जाओगे, ध्यान रखना। तो ये होली कोड है, मौसी मौसा कोई कोड नहीं है, ठीक है। ये होली करके कोड है, जिसको भी डिस्काउंट वगैरह लेना बैच में, ये मौसा मौसी नहीं है। चलो तो भी आते हैं, हम पूछ रहे हैं डाउट क्या है, ग्रेजुएशन हो गई क्या तुम्हारी, ये वो लगे अपना अलग से। हार्मोन्स इन एनिमल्स, तो जो हार्मोन्स होते हैं ना एनिमल्स पे, ये सेक्रेट करते हैं सर एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं? ग्रंथियां क्या होती हैं? ग्रंथियां वो होती हैं या तो हार्मोन फेंक के मारेंगी या तो एंजाइम कोई फेंक के मारेंगी। अब जो हार्मोन होते हैं ना उनका भी काम होता है, और जो एंजाइम होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ काम होता है। अब जो एंजाइम होते हैं, एक सेकंड को, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सर होना तो चाहिए था, चलो नहीं है तो कोई नहीं। ग्लैंड्स आपके 2 तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरे एंडोक्राइन। एंडोक्राइन को बोलते हैं अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन को बोलते हैं बाह्यस्रावी। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, ये आपके रिलीज करते हैं एंजाइम, ये रिलीज करते हैं हार्मोन। जो एंडो वाले हैं ये अंदर अंदर मार देते हैं, अंदर ही अंदर मार देते हैं, और अंदर ही अंदर ये जो है ब्लड को हार्मोन दे देते हैं। किसी एक डक्ट का यूज नहीं करते हैं, किसी थर्ड पार्टी का यूज किए बिना हुए। ये क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, उसको पकड़ाते हैं, वो सामान देता है जहाँ पे पहुंचाना है, ये डायरेक्टली ब्लड को देते हैं। तो एक्सोक्राइन क्या करते हैं? इनको डक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि इनको बोल सकते हैं ये नलिका की जरूरत पड़ती है। नलिका होती है, नलिका को देते हैं एंजाइम, वो नलिका भेजती है एंजाइम। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, अभी एंजाइम समझ हो सकता है ना कि एंजाइम क्या होते हैं। अगर आपको समझ में आए तो बताता हूँ। पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये सब एंजाइम होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो जो भी रिलीज करते हैं इनको लिवर पैनक्रियाज, ये उसको डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं फेंक के मार देते हैं। डक्ट होती है, नलिका होती है, तो नलिका होती है, और ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। दे सेक्रेट द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एग्जांपल छोड़ो, अभी आते हैं एक एंडोक्राइन ग्लैंड पे। तो ये क्या, फिर से रिपीट करते हैं। एंडोक्राइन हम हार्मोन पढ़ रहे हैं, और हार्मोन को सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज करते हैं। 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन। एक्सो तो सिर्फ एंजाइम को रिलीज करते हैं, एक्सो एंजाइम को रिलीज करते हैं, ये डक्ट का यूज करते हैं, बाहर जाते हैं सेल को, बाहर जाते हैं और डक्ट का यूज करते हैं, और ये अंदर ही अंदर मार देते हैं ब्लड को, सीधे अपना हार्मोन पकड़ा देते हैं। अब आते हैं जो हमारे डक्टलेस ग्लैंड है, दैट इज जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसमें से पहला ग्लैंड देखते हैं। ये हमारा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। ये हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। और जो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी है, सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो ओवरऑल भी लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंड दैट इज लिवर, यकृत। वो हम पढ़ेंगे, जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो लिवर की स्टडी को पैथोलॉजी बोलते हैं, क्यों सेल्स होती हैं, पावर ऑफ जनरेशन, तो सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वहाँ पे अभी आपको इतना ध्यान रखना है, इतनी चीज ध्यान रखना है कि इट इज दी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और ओवरऑल अगर पूछेगा तो हमारा लिवर है। ये गले में मौजूद होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है? इस तरह से होता है, थोड़ा सा इसका बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। इसका होता है आपका बटरफ्लाई शेप। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है।
ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, जिनका ढंग से रिलीज नहीं होता है या फिर जिन लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनमें हो जाता है ग्वाइटर डिजीज। ग्वाइटर को हिंदी में हम घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। सर आज तो ये डाउट पूछते एकदम है ना। अब आते हैं दूसरे ग्लैंड पे, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, इसमें आपका थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और इसमें डिजीज भी होती है। एक मतलब अगर जैसे अगर कम प्रोड्यूस हो तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है। हाइपो का मतलब कम होता है और हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, हाइपो और हाइपर हमेशा ध्यान रखना, हाइपो का मतलब कम होता है। तो हाइपो एक होती है हाइपोथायरॉइडिज्म, जब थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन उतना ज़्यादा ना प्रोड्यूस करे तो उसको हम ये बोलते हैं हाइपो, ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो हाइपर। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पीयूष ग्रंथि पे। कौन कौन है यहाँ पे पीयूष नाम का बच्चा है? तो जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारी इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ब्रेन में लोकेटेड होती है। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। तो जो हमारी ग्रोथ होती है ह्यूमन बॉडी की वो इसी की वजह से होती है। अब दो चीज़ें हैं, अगर मान लो कि ये बहुत कम रिलीज हो, लेस क्वांटिटी में, या इन्हें डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर इसका सरप्लस हो जाए, बहुत ज़्यादा रिलीज हो, तो दोनों चीज़ें गलत होती है। इसमें हमें डिजीज देखने को मिलती है ड्वार्फिज्म, जिसको कि बौनापन बोलते हैं। और जो सरप्लस में ज़्यादा रिलीज हो जाता है उसको बोलते हैं एक्रोमेगली। याद ऐसे रखो, ये डिजीज का नाम बता रहा हूँ, एक्रोमेगली पूछा गया है। ठीक है, ऐसे इसको एक्रोमेगली को याद रखो खली से, क्योंकि खली में ये डिजीज है, द ग्रेट खली आपने नाम सुना होगा। वो उनमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गए हैं, तो नॉर्मल से बड़े पंजे होंगे, नॉर्मल से बड़ा आपका फेस होगा, पूरा बॉडी होगा, नॉर्मल से बड़ा, उसको एक्रोमेगली बोलते हैं। तो गली खली, उससे उसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड पे। एड्रेनलिन जो ग्लैंड होते हैं ये एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। कौन रिलीज करते हैं इनको? एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज करते हैं इनको। और ये होते कहाँ पे? किडनी में होते हैं, कैप साइज के स्ट्रक्चर के होते हैं, ऊपर होते हैं ये, और यही रिलीज करते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ये रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इनको इसीलिए हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, कि लड़ो या तो मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने देखा, ठीक है, ला 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 हुआ हार्ट बीट बढ़ी, अगेन आपने इनके फादर को देखा साइड में, अगेन फ्लाइट और फाइट बेटा, भाग लो, या तो लड़ो या तो भाग लो, लड़ने की हिम्मत तो है नहीं तो भाग लो तुम। तो ये है आपका एड्रेनल ग्लैंड, दोनों केस में रिलीज हुआ, जब लाला लाला हुआ और जब भागने की बारी है, तो दोनों में रिलीज हुआ। आप मान लो कि रात को एकदम, रात में जो है, रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, आप अभी जा रहे हैं, आपको मान लो सकता है बहुत जोर से लगी है, तो आप जा रहे हैं एकदम पूरी नींद में, फुल नींद में, ठीक है, एकदम से आपको कुछ दिख जाए, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना? तो वहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, फ्लाइट और फाइट। ऐसे केस में तुम क्या करोगे बताओ? आगे बढ़ोगे या बेड की तरफ जाओगे? बताओ जल्दी से। तो लेकिन अबव किडनीज फ्लाइट और फाइट बोलते हैं। एंड इसके डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है, वो इंपॉर्टेंट है, वो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज याद रखना, ए से एड्रेनलिन और ए से एडिसन। ठीक, अब आते हैं इंसुलिन पे। इंसुलिन को कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज रिलीज करता है, जिनको हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, अग्नाशय के नाम से जानते हैं। हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ होती है हाँ, भाग के बेड पे चले जाएंगे और फिर वो जिस काम के लिए जा रहे थे वो सेक्रेटेड बाय पैंक्रियास। तो अग्नाशय जो होते हैं ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये रिलीज करते हैं इंसुलिन, ठीक है, ये रिलीज करते हैं दो हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम होता है और ग्लूकागॉन का काम होता है रेगुलेट करना शुगर लेवल को ब्लड में। इंसुलिन शुगर लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में, ग्लूकागॉन शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में। जिन लोगों का डायबिटीज होता है उनमें क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो भैया पूरा जो है ग्लूकागॉन ही फंक्शन कर रहा है, शुगर लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इंसुलिन कम हो गया है, शुगर लेवल घट नहीं रहा है। तो शुगर लेवल घटाने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, डायबिटीज जिन लोगों को हो जाती है। इंसुलिन जो होता है इसको रिलीज करता है बीटा सेल्स, इसमें होती है पैनक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये रिलीज करती हैं अल्फा सेल्स। क्लियर इतनी चीज? ठीक। और अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आना चाहिए, अगर कुछ लोगों को सकता है दिमाग में डाउट आ रहा हो कि सर पैनक्रियाज जो होते हैं, अभी बता रहे थे आप कि पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं जो कि एक एंजाइम होता है, और यहाँ बता रहे हो हार्मोन भी दो रिलीज करता है, तो ये तो एंडो भी एक्सो भी है, बिल्कुल इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये एक एंजाइम भी रिलीज कर रहा है एंड हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। एंड एक चीज और, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन, इन शॉर्ट एडीएच के नाम से भी जानते हैं, एडीएच। इसी को ही हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, वैसोप्रेसिन। और इसका काम ये होता है, इट हेल्प्स किडनी टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे किडनी का मेन फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम किडनी का मेन फंक्शन पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को फिर से रिकॉल करिएगा कि जो एडीएच हार्मोन हेल्प्स द किडनी टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर। तो ध्यान रखना पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि रिलीज करते हैं। अब आते हैं लास्ट हार्मोन पे एंड दैट इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को रिलीज करता है कौन? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है ये पी साइज का, दैट इज मटर का जो दाना होता है, मटर का जो दाना होता है उसके साइज का होता है ये ग्लैंड। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये छुटकू सा है, ये आपका हाइपोथैलेमस जो रीजन है ना, हाइपोथैलेमस सॉरी हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड वो हाइपोथैलेमस रीजन में आता है। ये पीनियल ग्लैंड बहुत छोटा सा होता है, मटर के दाने का शेप का। तो पीनियल ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड है और ये मेलाटोनिन को रिलीज करता है। मेलाटोनिन जो हमारा स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है, मेलाटोनिन ही स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, ये ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने, ये तो हमारे वैसे सब हार्मोन हो गए, अब आ जाते हैं सेक्स हार्मोन्स पे। तो सेक्स हार्मोन मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको कि हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। जो टेस्टिकल्स होते हैं ये भी हमारे मिक्स्ड ग्लैंड्स में ही आते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। ये फीमेल्स में जो होते हैं हमारे, ये ओवम जो रिलीज करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। टेस्टोस्टेरॉन जिसकी वजह से आवाज़ भारी होती है लड़कों की, ठीक है, बियर्ड आती है, ठीक है, बाल आते हैं। फीमेल्स में वही जो फीमेल में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, आवाज़ जो शील होती है। अच्छा जल्दी से बताओ, जो आपकी एम्पलीट्यूड होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा था, एम्पलीट्यूड किसकी वॉइस किसकी ज़्यादा होता है, मेल और फीमेल। एंड फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होता है, किसकी वॉइस का ज़्यादा होता है, मेल और फीमेल। देखते हैं आप लोगों ने फिजिक्स कितना रिवाइज किया है, ये हम लोगों ने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो एम्पलीट्यूड 20 रुपये भेजें शिवम ने। शिवम जी आपकी फरमाइश कुछ बताइए, पूरी करें फिर। एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो ये मेल्स में ज़्यादा होता है, एंड फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें किसमें ज़्यादा होती है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है, फीमेल्स। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, विद एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पलीट्यूड ये चीज़ होता है। एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है, एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिटरमाइन करती है पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज। Now the last topic for the day is this.
सही है सभी का, अमित, सिम्पा, प्रिया, फन वेंडर, फन वेंडर, सवन, तारती, पिंकी, सबका सही है, साहिल। चलिए अब आते हैं प्लांट मूवमेंट पे। तो भाई हमने देखा ह्यूमंस का मूवमेंट भाई सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। प्लांट मूवमेंट में भाई दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक वो मूवमेंट जो नॉट ग्रोथ, बस 5 मिनट का टॉपिक, मुश्किल से 5 मिनट, ठीक है। प्लांट मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो एक तो जो नॉट ग्रोथ रिलेटेड होंगे, यानी कि उनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होगा, उनको नास्तिक मूवमेंट बोलेंगे। ये नास्तिक है, याद कर लो, नास्तिक नास्तिक लोग ग्रोथ से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, भगवान पे विश्वास ही नहीं रखते नास्तिक। एग्जाम्पल है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। इट इज़ अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। छुई मुई का पेड़ देखा है तुमने, हो सकता है यूज़ भी किया हो, छुओगे मुरझा जाएंगी पत्तियां, क्या उससे उसकी ग्रोथ हो गई? क्या नहीं हुई। मूवमेंट हुआ क्या? हाँ हुआ। तो क्योंकि मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट तो हुआ, ठीक है, मूवमेंट क्योंकि ग्रोथ नहीं हुई तो नास्तिक मूवमेंट। और ऐसा जो मूवमेंट होता है जो टच की वजह से हो उसको थिग्मोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं वो मूवमेंट जिससे कि ग्रोथ होती है, दैट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। 3 वजह से ग्रोथ हो सकती है। फोटोट्रॉफिक यानी कि लाइट की वजह से ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर केमिकल्स की वजह से हो रही है तो उसको कीमोट्रॉपिक बोलेंगे। अब जो मूवमेंट है सर एंड मैम, वो या तो उस पर्टिकुलर से लाइट की वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से हो रहा है, एक और होता है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी की वजह से, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट पानी की वजह से। तो अगर लाइट की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलेंगे, उसके अगेंस्ट हो रहा नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप समझते हैं करके, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीटोट्रॉपिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हाइड्रोट्रॉपिज्म समझते हैं सर। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब है रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। पानी कहाँ होता है सर? नीचे होता है। अब यहाँ पे नीचे तो पानी होता है, ठीक है, तो जो पानी की तरफ मूव करेगा, भाई पानी पानी कहाँ हो तुम, पानी कहाँ हो तुम, तो उसको हम बोलेंगे वो पॉजिटिवली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द वाटर, तो दैट विल बी सेड टू एज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो उसके अगेंस्ट जाएगा कि चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे कि यहाँ पे रूट्स की बात करें तो रूट्स तो चाहती हैं कि वो जितना जल्दी से जल्दी पानी के पास पहुंचे। तो ये देखो, अगर पानी नीचे तो नीचे जा रही थी, पानी उधर गया तो पानी उधर भाग रही है, ये मूवमेंट करती हैं वाटर के रिस्पॉन्स में, वो पानी की तरफ जाना चाहती हैं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, दैट इज रूट्स ग्रो स्ट्रेट टुवर्ड्स द वाटर। वहीं शूट की अगर बात करें तो ऊपर जा रही है, यानी कि पानी के अगेंस्ट जा रही है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अभी आ जाते हैं फोटोट्रॉपिज्म पे। तो फोटोट्रॉपिज्म हमने पढ़ा था, फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जैसे लाइट आती है तो लाइट की तरफ हमारा मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ऑक्सीजन कहाँ पे मूव करते हैं, अवे फ्रॉम द लाइट। जहाँ पे ऑक्सीजन होंगे वहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होगी। अब क्योंकि साइड ज्यादा ग्रोथ हो गई तो पेड़ झुक गया इस तरफ, ये था पेड़, ये थे ऑक्सीजन, यहाँ से लाइट, ऑक्सीजन बोले चलो भैया उधर चलो डार्क साइड में, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ झुक गया, किसकी तरफ झुका? लाइट की तरफ झुका, तो क्या हुआ? क्या हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। और अगर ये अगेंस्ट हो, अगेंस्ट अगेंस्ट किसका होगा? इनका, जड़ों का। जड़ नीचे भाग रही है, सूरज लाइट ऊपर है, ये लाइट की तरफ भाग रहा है, जड़ नीचे भाग रही है, तो रूट कैसा शो करेंगी? रूट्स विल शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। चल क्यों नहीं रहा भाई? रूट्स विल शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो पॉजिटिव है ये दिखाएंगे हमारी शूट्स या फिर स्टेम। जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स पे जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो ऑब्वियस बहुत आसान है गेस करना भाई, ये ग्रेविटी नीचे की तरफ बुला रही है, आ जाओ सब लोग नीचे आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। रूट बोलते आ रहे हैं, नीचे ही तो आ रहे हैं, काहे मेरे जा रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। शूट अगेंस्ट चलती है, इसके शूट अगेंस्ट चलती है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड रिस्पॉन्स टू केमिकल्स इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिज्म। अब ये पॉलन वगैरह भी आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं है, तो इसलिए अभी आप इसको मत समझो, बस इतना समझ लो, अगर केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, अगेंस्ट हो रहा है तो नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म, बिकॉज पॉलन ओव्यूल सभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो लेक्चर होता है खत्म, अब कर लेते हैं कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस और उसके बाद छुट्टी। कलर कलर लेके आए कि नहीं सब लोग हैं? कैसे ही आ गया? कलर वगैरह तो लेके आए होगे ना आज? करो क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी सच एज पिकिंग अप अ पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर? कौन सा होगा? नहीं लाए, ओ शिट। डली तो है शिवम जी आईएस की सारी ऑडियो। मंडे ऑफ है ना सर? हाँ मंडे तो ऑफ रहेगा, बाकी करना है तो कर सकते हो अगर बोलो तो। करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का इनेबल कर दो, अच्छा देखते हैं। चलिए तो बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बी, सेरिबेलम होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है सर? क्योंकि ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये मूवमेंट पोजीशन ये सब इसके लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस किसके लिए? हंगर, थर्स्ट, इन सब के लिए। सेरेब्रम मेमोरी एंड क्रेनियम, ये तो हमारी वो होती है ना, अरे बोन्स, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियल 8 होती है, फेशियल 14 होती है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन? सीधे स्ट्रेट लाइन में तुम अगर मैंने बोला चलो और तुम नहीं चल पाए, इसका मतलब है कि तुम चढ़ा के आए हो, मतलब तुम्हारा सेरिबेलम अफेक्टेड है। पॉन्स क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम होता है पॉन्स जी का, ये कनेक्ट करते हैं। सेरिब्रम मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे। एंड अगर हम बात करें मेडुला, तो वो एएनएस, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन इसको कंट्रोल करता है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर व्हिच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द, तो हंगर, थर्स्ट, ये सब कौन एसोसिएटेड होता है सर? ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे आता है? फोर ब्रेन में आता है। 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। थैलेमस पेन सेंसेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिंट, जो मिड ब्रेन होता है वो सबसे छोटा पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, बिकॉज सबसे बड़ा फोर ब्रेन, देन पीछे वाला, देन बीच वाला। तो जो मिड वाला होता है दैट इज बीच वाला, तो वो हमारा पीपल का साइज कंट्रोल करता है एंड विजनरी और ऑडिटरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। आवर ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, किस फूड पे डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी 20% हमारा ग्लूकोज है वो ही लेता है, ठीक है। रविंद्र कुमार सौ जी 6 मंथ का इनेबल कर देंगे। एक्चुअली होता ही है ना 6 मंथ के, जैसे मान लो कुछ चेंज करना है, ठीक है, 6 महीने बाद। अब जैसे मान लो आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब मुझे फीस घटानी बढ़ानी है, तो फिर आप लोगों को बोलोगे हमने तो ले लिया 6 महीने का, हम क्या करें, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए चलो नहीं वो तो कर देंगे। आवर ब्रेन डिपेंड्स स्विच फूड, तो आंसर होगा ग्लूकोज चाहिए इसको, तो एनर्जी देते रहा करें, लेकिन वो बताने की जरूरत है नहीं, वो तो तुम देते रहते हो कंटिन्यूसली। नॉट द पार्ट ऑफ इन ब्रेन, पानी नहीं पीते हो तुम, पानी नहीं पीते हो, डीप ब्रीथ नहीं करते हो, पियो। नॉट अ पार्ट ऑफ द इन ब्रेन, तो पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉट पार्ट ऑफ इन पीछे का, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है फोर ब्रेन का पार्ट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल अगेन फॉर रेगुलेटिंग द इनर बॉडी टेंपरेचर, हंगर, थर्स्ट। करिए सर क्वेश्चन को सर, ये ब्रेन की डिजीज से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजेनरेटेड डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड वन ऑफ द
be several conditions that cause dementia, a progressive decline of mental function resulting in the memory loss and confusion. बताइए schizophrenia, Alzheimer's disease, amnesia या फिर concussion. तो इसका आंसर होगा schizophrenia, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ये एक तरह का जनरेटिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से लोगों को डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया एक तरह का लॉस ऑफ मेमोरी, अमनीशिया भी लॉस ऑफ मेमोरी है, बट डिमेंशिया इज अ बिगर टर्म, मतलब इन द सेंस कि इसमें लॉस ऑफ मेमोरी नहीं सिर्फ होता है बल्कि चीज़ें याद रख पाना और भी तरह के उसी से चीज़ें एसोसिएटेड, मतलब और थोड़ा ज़्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं डिमेंशिया में एज कंपेयर टू अमनीशिया। तो डिमेंशिया इज अ बिगर टर्म। तो डिमेंशिया जो है जनरेटिव डिसऑर्डर जिसके डिमेंशिया होता है, दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर, और इसको पता है डुअल पर्सनैलिटी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अल्जाइमर डिजीज होता है आपका, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज होता है। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है इसको हम डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। डुअल पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है, डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि भाई आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, कुछ लोग होते हैं जैसे चलो मैं आपको एग्जांपल, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कभी एकदम से कुछ रिएक्ट करेंगे, बहुत खुश होंगे, कभी एकदम से दुखी हो जाएंगे, कभी बहुत खुश, कभी मान लो तुम्हारे साथ अपरिचित मूवी देखी तुम लोगों ने, अपरिचित, उसको बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया था उस मूवी में, कि मतलब एकदम से खुश एकदम से दुखी, उसको बोलते हैं, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल दैट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। कौन सी जो कोशिका होती है वो लंबी होती है और उसमें शाखाएं निकली होती हैं। तो हमने देखा था ट्री से किसको कंपेयर किया था, हमने कंपेयर किया था नर्व सेल को, ऑप्शन नंबर ए। ग्लैल सेल्स भी होती है, न्यूरॉन इनको बोलते हैं। न्यूरॉन में क्या होता है, ये डेंड्राइट होती है, देन सेल बॉडी, साइटोन होती है, न्यूक्लियस होता है, एक्सन होता है, एक्सन में माइलिन शीट होती है, यहाँ पे क्या होता है, नोड ऑफ रैनवियर होते हैं, ठीक है, एंड श्वान सेल्स होती हैं जिसकी वजह से ये बनता है आपका, एंड देन यहाँ पे होता है हमारा एक्सन टर्मिनल, सॉलिड। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा बताइए आरबीसीज कहाँ पे बनती है, कहाँ खत्म होती है, एंड आरबीसीज का टाइम पीरियड कितना होता है, आरबीसीज का शेप क्या होता है। बैच में लेट्स मेक इट इजी, करंट अफेयर्स मैगजीन इंक्लूड नहीं है, बैच वालों को अलग से डिस्काउंट है, एसएससी कोड का यूज करेंगे वो लोग करंट अफेयर बैच में, तो उनको लिए अलग से डिस्काउंट है। आधा सिर दुखता दो इसमें सुरभि, किसमें भाई, जेके रॉलिंग, उसको माइग्रेन बोलते हैं। बिल्कुल सही, स्प्लीन, बिल्कुल सभी लोग इसका आंसर करो। तो ये बनता बोन मैरो में, खत्म स्प्लीन, इसको स्प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन में क्योंकि खत्म होता है इसलिए इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं। अरे तुम लोग जा रहे हो यार, हम सोचे तुम लोग रंग वंग लगाएंगे, लेकिन वही है, खैर इमोशनल कर देते तुम लोग, आंखों में आंसू आ गए मेरे, ठीक है छोड़ो। ग्रेव यार्ड बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। एंड आरबीसीज की अगर बात करें तो बाई कॉन्केव शेप होता है, फिर डिस्क टाइप का शेप होता है, एंड लाइफ स्पैन की बात करें रफली 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी करता है 20 से 30 दिन, और सबसे ज्यादा होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। डेंड्राइट्स एंड एक्सेंस आर विच पार्ट ऑफ द सेल, तो ये होते हैं न्यूरॉन के। नेफ्रॉन किडनी का बेसिक यूनिट होता है, वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे। अच्छा डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आज, बस थोड़े से ब्रेन से क्वेश्चन है एक्चुअली में, वो हार्मोन के क्वेश्चन में रख नहीं पाया, ठीक है, तो कभी और कर लेंगे। तो ब्रेन के मेनली क्वेश्चन इसमें, हाइपोथैलेमस अ स्मॉल रीजन ऑफ द डैश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, आसान से क्वेश्चन ब्रेन। 1873 में हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू स्टेन्ड विद द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक डिस्क्राइबिंग अ होल नर्व सेल। किसने डिस्क्राइब किया था पूरे नर्व सेल को, सबका सही है। सी जेई के लिए करंट अफेयर कराऊंगे कराऊंगे भाई, अभिषेक जी कराएंगे, अभी उसके लिए करवाएंगे, सीपीओ और जेई के लिए कॉमन करवाएंगे। वैसे सीपीओ जेई के लिए अलग अलग लेक्चर्स होंगे, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री उनके, बट जो लोग बैच में उनका रिवीजन आप लोगों का इससे होना है। देखो जो लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी मैं अप्रैल के महीने में सीपीओ वालों को टारगेट करते हुए पॉलिटी के जो क्वेश्चन सीपीओ में पूछे गए हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री स्टैटिक्स साइंस इनके कराऊंगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे मे में भी मैं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसका रिवीजन के तौर पर ना, मतलब चीज़ें हो चुकी है तो वहाँ से रिवीजन होगा, एंड देन उसके बाद हम पीवाई की सीरीज पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, एंड सीपीओ एंड जे के लिए कॉमन करंट अफेयर्स आएंगे, कॉमन करंट अफेयर्स वीडियो आएगा, ठीक है, क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने गोल्गी अपैरेटस डिस्कवर किया, तो उन्होंने न्यूरॉन नर्व सेल के बारे में बताया था, ठीक है। ब्रेन यहाँ पे मैंने डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पूछा था, ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, तो कोई भी अनवांटेड चीज़ आ जाती है तो उसको मारने में काम करता है। आरबीसीज हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन में हीम नाम का कंपाउंड होता है, विच इज हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, आयरन उसमें होता है आपका। अब गोल्गी की बात करें, गोल्गी अपैरेटस हमने पढ़ा था जिसका मेन काम होता है पैकेजिंग डिस्पैचिंग का, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, विलियम हार्वे ने जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा बताओ जल्दी से गोल्गी अपैरेटस को हम किस नाम से जानते हैं, 11th, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो लार्जेस्ट पार्ट क्या है ह्यूमन ब्रेन का, हम सभी जानते हैं सेरेब्रम 2/3 पार्ट है। अब इतने क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके लिए होंगे क्लियर। थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, अंदर का जो टेंपरेचर होता है, हाइपोथैलेमस आंसर होगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। एंड बाकी उसको बोलते हैं हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, गोल्गी अपैरेटस को, राइट। चलिए थैंक यू टू ऑल, खत्म होता है हमारा लेक्चर। भूमिका गुप्ता सही है, पोस्ट ऑफिस अंकिता साहू, सुबोजीत नस्कर सही है, कोमल मयंक डिस्काउंट कब तक रहेगा, प्रदीप्ता मन, प्रदीप्ता यार कोशिश है कि अगले 2 दिन तक तो रहे, लेकिन पता नहीं, ठीक है, होली के बाद तो नहीं रहेगा ऑब्वियस है। केमिस्ट्री करवाएंगे आप, क्यों नहीं करवाएंगे यार, केमिस्ट्री क्यों नहीं करवाएंगे। और हाँ भी आज जो है, आज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यू वुड बी ग्लैड टू नो, है ना, बच्चों को कलर्स दिए थे काफ़ी सारे, एंड बच्चों को पिचकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को पता है पिचकारी दी थी बच्चों को आज, ठीक है, काफ़ी सारे, आज 2 स्कूल में दिया था। पिछले वाला दिया था जो बुक्स वगैरह जो दिया था एक स्कूल में था, आज 2 गवर्नमेंट स्कूल में दिया गाँव में, ठीक है। उसकी फोटो एंड वीडियो पोस्ट करेंगे टेलीग्राम पे, है ना, तो परमार एसएससी टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे देखते हैं, अगर वीडियो आ जाएगा शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में तो पोस्ट करेंगे ना। आप लोग को भी तो थोड़ा अच्छा फील हो, है कि नहीं, तो ताकि आप लोग भी जब थोड़ा पैसा अर्न करो तो आप लोग भी थोड़ा डोनेट करो, है ना, मतलब डोनेट इन द सेंस इस तरह से, वैसे तो मैं नहीं बोलता हूँ कि वाटर गन बोलते हैं, है गन के शेप में थी वो पिचकारी, एकदम गन के शेप में, जब डालूंगा तो देखना गन के शेप में थी वो, एकदम सच में वाटर गन थी वो सर भांग पियोगे, क्यों नहीं बेटा, हिटलर के दामाद, पहले आओ तुमको हैं चप्पल चप्पल तुमको मारेंगे, उसके बाद तुमको भांग पिलाएंगे। भांग पी के कौन सा पार्ट डिस्टर्ब हो जाए बताओ ब्रेन का, भांग पी के। जब वाटर गन बोलते हैं, पहली बार हमको पता चला वाटर गन बोलते हैं, वाटर पानी, गन मतलब बंदूक, पानी की बंदूक है, पिचकारी बोलो सीधे, वाटर गन, बढ़िया वाटर गन। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है सर, एक मॉक में आता है। कोलैप्स अर्थक्वेक होते हैं जैसे माइनिंग वगैरह होती है ना, माइनिंग वगैरह या फिर करते वक्त, तो अंडरग्राउंड माइंस में जब छोटा सा एक अर्थक्वेक आता है, क्योंकि ब्लास्टिंग किया था, मैंने आपको 2 तरह के अर्थक्वेक पढ़ाए थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दैट इज मैन मेड। तो मैन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक। तो भाई जब ये विस्फोट हुआ तो अंदर की जो चीज़ ढह गई उसको बोलते हैं कोलैप्स, उसकी वजह से जो कर गया। अब मॉक में तो कुछ भी पूछते हैं तो ज़्यादा लोड मत लिया करो, ठीक है, जितना हम करवा रहे हैं उतना आप करते रहो बढ़िया से ना। हैप्पी बर्थडे, अच्छा रुक जाओ बेटा, सर गल रंग लगाना है, अच्छा हफ्ते चरिंदे का मतलब ये नहीं होता कि कोनो तकलीफ नहीं होती, कुछ ऐसा है ना, तो बस बउआ
होगा पियोगे सर? हाँ, सबकी अलग अलग डिमांड आ रही, पिलाएंगे तुमको, मिलो तो एक बार तुम। कल रेलवे का पीवाईक्यू का, कल रेलवे का पीवाईक्यू क्यों होगा भाई? कल संडे है, हमको भी किसी के रंग लगाना है। मतलब एक स्टूडेंट कुछ बुलाएं तो उन्हीं के। हाँ जी। मैगजीन का कोड एसएससी है, जो लोग बैच में हैं तो एसएससी कोड का यूज़ कर सकते हैं। हमारी पिचकारी कहाँ है? वो तुम्हारे पास है। सर फेस 12 का करंट अफेयर वो कॉमन ही होगा, अतूफ़ा मलिक कॉमन ही होगा सब में ना। किसको सर बताया? तो कुछ स्टूडेंट आएंगे कल, बोल रहे थे सर हमने आपको पहचान लिया आपकी वॉइस से। गए थे एक जगह पे, तुम लोग को पता नहीं, पता जहाँ पे मैं मतलब रनिंग के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, बेचारों को पता नहीं, एक दिन डिस्कस कर रहे थे, परमार सर कानपुर गई है, हम बगल में करना। अच्छा, कानपुर गई है, सर की शादी हो चुकी है। अच्छा, ये कब हुआ भाई? अच्छा, नवस्था से हो। सर जे हाँ, जे की क्लास की होगी, जूनियर इंजीनियर की। सर थोड़ा बात कर लिया करो यार। अच्छा, तो ये बात ही कर रहे हैं। हाँ सर, धोखा हो गया। तो प्लीज़ एक टेस्ट सीरीज, और कल टेस्ट भी होगा, ठीक है? कल जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है तो 6 नंबर का आई थिंक होगा, तो कल वो होगा, ठीक है? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट